हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जनरली हम उत्तर प्रदेश का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पंचायती राज से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। उसी अनुसार उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 आया और 1949 में ग्राम गांव सभाओं की स्थापना की गई। देखो, उत्तर प्रदेश जो अस्तित्व में आया वो आया 26 जनवरी 1950 से। सीधी सी बात ये है, ठीक है। जब से देश हमारा आज़ाद सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जब जिस दिन डिक्लेयर किया गया था। तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम कब आया है? संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम आया है 1947 में। उसी के अनुसार 1949 में ग्राम गांव सभाओं की स्थापना की गई। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम वो भी कब आया है? 1961 में। तो याद रखिए कि जो क्षेत्र पंचायत है और जो जिला पंचायत है दोनों एक साथ ही आए हैं। वो कब? 1961 में। एक साथ 61। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है पंचायत को, वो किस किस आर्टिकल में 243 से लेकर 243 ओ तक के बीच में रखा गया है। इसके अलावा हमने कहा कि पंचायत विधि संशोधन, अब जो हमने ये जो पंचायत अधिनियम लाए थे ना 1947 में, इसी में हमने क्या किया, जब देखो ये जो 1992 में जो 73वां संविधान संशोधन आया तो उसमें ये कहा गया था कि 24 अप्रैल 1994 से पहले पहले इसको लागू हो जाना चाहिए हर एक स्टेट में। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को लागू किया गया। तो देखेंगे कि पंचायत विधि अधिनियम हम कब लाए? 1994 में, उसी साल लाए। और देखो अब 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में ये क्या हो गया? लागू हो गया। यानी कि डेडलाइन के 2 दिन पहले। डेडलाइन कब थी? 24 अप्रैल 1994। 1 साल तभी हो जाता। तो उसके ठीक 2 दिन पहले हमारा ये 73वां संविधान संशोधन उत्तर प्रदेश में लागू हो जाता है। उसी आधार पर डेडलाइन से 1 दिन पहले हमने इलेक्शन कमीशन का गठन कर दिया, यानी कि 23 अप्रैल 1994 को। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से कराया जा रहा है। राज्य की स्थापना कब हो गई थी इलेक्शन कमिश्नर की? 23 अप्रैल को, एक डेडलाइन के 1 दिन पहले। और चुनाव स्टार्ट होने हो गए हैं 1995 से। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अभी उत्तर प्रदेश में जो छठी पंचायत है उसके हम चुनाव अप्रैल 2021 में 4 टर्मों में संपन्न हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 75 जिले पंचायतों में कुल 826 क्षेत्र पंचायत हैं तथा 58,176 ग्राम पंचायत भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कहने का मतलब है, यहाँ की जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। तो कहानी ये है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये आपका ग्राम पंचायत मान लेते हैं, ये आपकी क्षेत्र पंचायत मान लेते हैं और ये आपकी जिला पंचायत है। तो अब ग्राम पंचायत के चाहे हम सदस्यों की बात करें या इसके मुखिया की बात करें, ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो भी डायरेक्ट चुने जाएंगे। इसके भी सदस्य जो होते हैं वो भी डायरेक्ट चुने जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन इनका जो हेड होता है इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इसका भी हेड जो होता है वो इनडायरेक्ट चुना जाता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो सदस्य हैं वो तीनों स्तर के सदस्य तो डायरेक्ट चुने जाते हैं। और ग्राम का मुखिया यानी कि ग्राम प्रधान में आप वोट डालते ही हैं तो वो भी डायरेक्ट चुना जा रहा है। लेकिन क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के जो हेड होते हैं वो इनडायरेक्ट चुने जाते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर करी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम, तो ये याद रखना कि संयुक्त प्रांत नगर पालिका 16 में शुरू किया गया है। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम वर्ष कब आया था? 1959 में आया था। उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन विधि संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। अब जरा ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 3 तरीके की ये नगर निगम की बॉडीज देखने को मिलती है, म्युनिसिपैलिटीज। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। नगर पंचायत एक ट्रांजिशन एरिया के लिए होती है। फिर जो मध्यम वर्गीय जो होते हैं जो आपके शहर, और ये नगर निगम बड़े शहरों के लिए। ठीक है। अब ये जो नगर निगम है उत्तर प्रदेश में ये टोटल है 17। नगर निगम में क्या होता है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था वहाँ पे बनाई गई है। एक मेयर होता है जो कि नाम का होता है, ये पपेट होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया है पॉलिटी के अंदर। पपेट होता है, नाम मात्र का होता है। मेयर का जो कार्यकाल होता है 1 साल होता है और ये रिन्यू हो सकता है, यानी कि दोबारा भी वो चुना जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये होता है उपमेयर। उपमेयर या उप महापौर भी इसको कहीं-कहीं बोला जाता है। इसके बाद होते हैं सभासद, यानी कि उसकी जो काउंसिल होती है उसके सदस्य। इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। कौन-कौन से? एक तो पदेन सदस्य, एक मनोनीत सदस्य और एक निर्वाचित सदस्य। अब वो पदेन कौन होगा? जो लोकल का एमपीज़, एमएलएज़ हो सकते हैं वो। लेकिन निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम हो सकते हैं 110, मिनिमम हो सकते हैं 60। तो आपको ये निर्वाचित सदस्यों की संख्या याद रखनी है। मेयर की काउंसिल में निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं?
60 से 110 के बीच में। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके अलावा ज़रा देखते हैं, मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, राइट, मान लिया। और पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। वो चुना कब के लिए जाएगा? 5 वर्ष के लिए, और 2 वर्ष तक आप उसके खिलाफ कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। 2 साल के बाद अगर आपने लाया और अगर वो पास हो गया तो चलो मेयर हट जाएगा, लेकिन अगर वो पास नहीं हुआ तो फिर अगले 2 साल आप फिर इसके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाएँगे। ये रूल है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, निर्वाचित, मनोनीत, पदेन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। निर्वाचितों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 60 से 110 के बीच में। नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करेगा? राज्यपाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। राज्य से रिलेटेड जो भी घोषणा होती है कि कोई भी एरिया रिजर्व्ड एरिया है, कोई भी एरिया शेड्यूल कास्ट एरिया है या नहीं है, ये सब घोषणा राज्यपाल ही करते हैं। नगरपालिका का प्रादेशिक क्षेत्र राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया जाता है, राइट। इसके अलावा हम ये देखें, राज्य वित्त आयोग तो जब 1993 का जो आया है 73वां संविधान संशोधन, उसी के अनुसार एक कंपल्सरी प्रोविजन क्या रखा गया था कि इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन की स्थापना करी जाएगी, राज्यों में अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन तो हमने दिया है आर्टिकल 243 आई में फाइनेंस में, ठीक है, हर एक राज्य के लिए है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। प्रथम राज्य वित्त आयोग वर्ष 1994 में गठित हुआ था, क्योंकि देखो 1993 में तो वो 73वां संविधान संशोधन आया, उसने डेडलाइन क्या दी थी कि 1994 तक ये लागू हो जाना चाहिए। और उसके लागू होने में ये बड़ा प्रोविजन था कि एक इलेक्शन कमिश्नर और एक फाइनेंस कमिश्नर हो जाना चाहिए, कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना हो गई थी 23 अप्रैल 1994 को, डेडलाइन से एक दिन पहले। और ये भी 1994 को फाइनेंस कमीशन भी बिठा दिया जाता है। 5वां उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन से थे? राज्य वित्त आयोग, तो आनंद मित्र। तो वित्त मिलेगा तो आनंद तो आएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पंचायत की प्रथम बार जो स्थापना है वो कब हुई है? 15 अगस्त 1949 को। ये अभी हमने पहले भी यहाँ पर देख के आए हैं कि ये वाला पार्ट देखा था कि 1947 में राज्य अधिनियम आया था, 1949 में गांव ग्राम सभाओं की या पंचायतों की स्थापना हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव, उप प्रधान का जो चुनाव होता है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ये भी चीज़ याद रखना है कि वो अपॉइंट नहीं होता है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है? अगर 1000 है तो 1000 तक सिर्फ 9 सदस्य होंगे उसमें, 1000 से 2000 के बीच में 11 सदस्य होंगे और 2000 से 3000 के बीच में 13 सदस्य होंगे। और अगर वो संख्या 3000 से ज़्यादा है किसी भी पंचायत की, तो उसमें सदस्यों की संख्या भी 15 तक होगी। तो यानी कि अधिकतम 9 और उससे फिर 15। तो 1000 से देखो 2-2 करके बढ़ रहे हैं, ठीक है। 1000 तक 9, फिर 1000 से 2000 में 9 2 11, 2000 से 3000 में 11 2 13, फिर 3000 प्लस 2 15। तो 9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। इसके अलावा देखेंगे ग्राम पंचायत की बैठक क्या होती है कि अब देखो दो चीजें अलग अलग है, एक ग्राम पंचायत अलग कहानी है, ग्राम सभा अलग है। ग्राम पंचायत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, प्रत्येक मास में कम से कम एक बार इसको मिलना अनिवार्य है। इसके अलावा दो लगातार बैठकों के बीच में कितने मास का डिफरेंस हो सकता है? ग्राम पंचायत में सिर्फ 2 मास का अंतर हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। इसके अलावा किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर भी हो जानी चाहिए। तो अब 3 फैक्ट्स हमें क्या-क्या याद रखने हैं कि इनकी बैठक कब होनी चाहिए? प्रत्येक मास होनी चाहिए। गैप मैक्सिमम कितने मास का हो सकता है? तो बोले 2 मास का हो सकता है। और प्रथम बैठक कब होनी चाहिए? गठन के, ये याद रखना, जिस तारीख को ये गठन हुआ है उसके 30 दिन के भीतर। इसके अलावा ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, जिसको वीडियो भी बोलते हैं। और इसका जो ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है, जो एक ग्राम विकास अधिकारी होता है। ग्राम सभा की बैठक की बात करें तो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। एक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और दूसरी होती है रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। क्षेत्र पंचायतों का ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देखना है। अब जो क्षेत्र पंचायत है इसका जो सचिव होता है वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये भी पता है। जिला पंचायत का अगर देखा जाए तो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? इनडायरेक्टली, यानी कि अपने ही सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के अंतर्गत कितनी समितियां? 6 समितियों का गठन किया जाता है। कौन कौन सी समितियां हैं? प्रशासनिक समिति है, नियोजन विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। ग्राम प्रधान को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? जरा देखते हैं कि इसको हटाने के लिए आपको 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। इसकी बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 का मतलब ही होता है मेजोरिटी। जब ये मेजोरिटी हटाने के पक्ष में हो जाएगा तभी वो प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात कर रहे हैं, जितने लोग उपस्थित थे उनका 2/3 जब उसके हटाने के पक्ष में मतदान कर देगा तभी वो प्रधान जी हटाए जाएंगे।
और उसकी जो कोरम होती है वो कितनी होती है, 1/10 नहीं, कितनी होती है इस बैठक को की कोरम 1/3। तो ग्राम प्रधान को हटाने का क्या प्रोसीजर है, 15 दिन पहले उसको नोटिस दे दो, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए और कोरम होनी चाहिए 1/3। इसके अलावा बात ये भी है, यदि बैठक में गढ़पूर्ति या अपेक्षित बहुमत नहीं हो पाया तो सीधी सी बात है वोटिंग हो ही नहीं पाएगी। तो फिर सीधी सी बात है, ना हो पाने की वजह से उसी प्रधान को पद से हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। यानी कि भाई एक बार अगर आपने प्रयास कर लिया और वो फेल हो गया तो दोबारा आप 1 साल के बाद ही हटा पाएंगे। और मेयर का केस कितना था, 2 वर्ष। एक बार अगर आपका प्रस्ताव फेल हो गया तो मेयर के केस में 2 वर्ष है, ग्राम प्रधान के केस में 1 वर्ष है। इसके अलावा संविधान की जो 11वीं अनुसूची में उल्लेखित 29 विषयों में से 16 विषयों का कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। टोटल विषय तो 29 है, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश की पंचायतों को सिर्फ 16 विषय प्राप्त हुए हैं। न्याय व्यवस्था की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1886 में, ये भी हमें पता है। इसके अलावा भारत के जो संविधान है, आर्टिकल 234 से आर्टिकल 237 यहाँ पर न्याय से रिलेटेड आर्टिकल्स दिए गए हैं। आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम प्रांतों हेतु उच्च न्यायालय के रूप में पहले सबसे पहले स्थापना हुई थी, आगरा में की गई थी। 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था इसको। तो पूछ लिया जाए कि पहले जो न्यायालय इलाहाबाद का बना है ये पहले कहाँ बना था, पहले था आगरा में। ठीक है, आगरा से ये कब ट्रांसफर किया गया है, 1869 में किया गया है। इसके बाद 1919 में इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया। तो इसका नाम कब कन्वर्ट किया गया, 1919। ट्रांसफर हो गया था आगरा से कब, 1869। इसमें जो स्वीकृत सदस्यों की संख्या है, न्यायाधीशों की संख्या है, वो कितनी है, 160 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जो न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे बना है, लखनऊ में। से स्थापना हुई थी 1986 में। जैसे नालसा है ना, वही वाला, सॉरी ये नालसा वाला नहीं है, ये है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। यहाँ पे प्रशिक्षण ट्रेनिंग की बात हो रही है, लॉ ट्रेनिंग, 86 में। इसके अलावा शिकायत क्या होता है और अभिकथन क्या होता है, सॉरी यहाँ पे पहले ये देख लो। लोक आयुक्त क्या है, इसका गठन लोक आयुक्त का कब हो गया था, वर्ष 1975 में। और उपालोक आयुक्त का भी गठन कब हुआ, 1975 में। ये किस अनुच्छेद के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 201। इनका जो नियुक्ति है वो कौन करता है, लोक आयुक्त की, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 201 के अधीन। और सबसे बड़ी बात है, कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र है। अगर ये मुक्त और स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर कार्यपालिका के खिलाफ ही एक्शन कैसे ले पाएगा। इसके अलावा लोक आयुक्त जो अधिनियम के अंतर्गत 2 प्रकार के परिवाद यानी कि मुकदमे चलते हैं। पहला इस शिकायत, दूसरा है अभिकथन। जरा शिकायत के बारे में देखते हैं। लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण हम शिकायत में ले जाते हैं। भाई कोई भी सिविल सर्वेंट्स है, अगर उसका कोई पेमेंट वगैरह का इश्यू है तो वो उसको शिकायत पेमेंट कहा जाएगा, शिकायत केस कहा जाएगा। अभिकथन में क्या होता है कि राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा पद के दुरुपयोग या भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई भी मुकदमा होगा तो वो अभिकथन में जाता है। इसके अलावा न्यायालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन अधिकारी जो होते हैं, केंद्रीय सरकार के किसी प्रभाग, ग्राम सभा के प्रधान, राज्यपाल भी, सचिवालय के कर्मी, मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की कार्य परिधि से मुक्त रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में याद रख लो कि ग्राम सभा का जो प्रधान है वो भी लोकायुक्त की उस पे बाहर है। इसी वजह से करप्शन भी ज्यादा होता है। सचिवालय के कर्मियों के ऊपर भी ये लागू नहीं होता है और लोकायुक्त मुख्यमंत्री को भी बाहर रखा गया उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की घेरे से। पहले लोकायुक्त कौन बने थे, न्यायमूर्ति विशंबर दयाल, 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त थे। वर्तमान में जो लोक आयुक्त हैं वो है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं। इसके अलावा लोक आयुक्त का जो पहले कार्यकाल होता था वो 6 वर्ष का होता था, लेकिन 2000 में इसको चेंज करके कितना कर दिया, बढ़ा के 8 वर्ष तक का इसका कर दिया है कार्यकाल। इसके अलावा हम बात करते हैं राज्य मानव व अधिकार आयोग की। तो इसका जो गठन है, मानव अधिकार नेशनल लेवल पे भी 1993 में बना है और यूपी लेवल पे भी 1993 की। धारा कौन सी है, मानव अधिकार की धारा क्या है, राइट टू 21 है। और देखो आप वैसे भी धारा एक अलग है और आर्टिकल अलग है, लेकिन इसको आर्टिकल से करंट करके भी पढ़ सकते हैं, राइट टू लाइफ। इसके अलावा इसका जो अधिकार है वो कब हुआ है, मानव अधिकार 7 अक्टूबर 2002। तो मानव के साथ अधिकार मतलब अक्टूबर में, ठीक है, मानव के साथ अधिकार 2, मानव के साथ अधिकार अक्टूबर में 2। इसके अलावा इसका जो कार्यकाल होता है अभी रिसेंटली चेंज हुआ, 2019 में संशोधन करके सरकार ने बोल दिया है कि ये कार्यकाल इसका 3 वर्ष हो सकता है या फिर 70 वर्ष की अधिकतम सीमा। और हाँ, ये दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं। ये चीज याद रखना, रीअपॉइंटमेंट इनका है, किसका, जो राज्य मानवाधिकार के सदस्य हैं आयोग के। इसके अलावा
2021 में इलाहाबाद के जो उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण को अभी राज्य मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगर कुछ चेंज होगा तो एग्जाम से पहले हम एक बार और देख लेंगे इनके। राज्य महिला आयोग की बात करें तो 26 अप्रैल 2013 को, ठीक है, महिला महिला में देखो ला ऐसे आता है ना, तो ये लग कब 13 में, मतलब ये बना था कब, राज्य महिला आयोग अधिनियम तो आया था कब, 2004 में, ये याद रखना, अधिनियम कब आ गया था, 2004 में। और इसको संशोधन हमने कर दिया था 2013 में, और इसका गठन तब हुआ था 26 अप्रैल 2013 को किया गया है। अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है राज्य महिला आयोग की, बिमला बाथम, ठीक है। कानून व्यवस्था की जरा बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो कमिश्नरेट सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पर लागू है, 6 एरियाज में, कानपुर लखनऊ, एक तो 2 बड़े शहर, फिर जीजी वाले गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, और फिर 2 टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन थे, वाराणसी और आगरा। तो 6 एरियाज में अभी कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। अब कमिश्नरेट सिस्टम में होता क्या है, इसके तहत जो मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं ना, वो अपर पुलिस महानिदेशक जो होता है, एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल, या उसके ऊपर के अधिकारी के पास या फिर पुलिस कमिश्नर के पास दे दी जाती है। किसकी शक्ति है, जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति है, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में वर्ष 2000 के बैच की आईपीएस अधिकारी जो थी लक्ष्मी सिंह को नियुक्त किया गया था, कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर के रूप में। इसके अलावा 1090 एक हेल्पलाइन सेवा है महिलाओं के लिए, और महिलाओं से रिलेटेड कौन सा पोर्टल है, विकल्प पोर्टल। तो 1090 जो हेल्पलाइन है वो 2012 में स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा सीसीटीएनएस को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लखनऊ, मुरादाबाद और गाजीपुर जनपदों में शुरू किया गया है। समस्त जनपदों में साइबर क्राइम यूनिट्स और साइबर थाने 57 डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाने हैं। 3 जनपद जो हैं वो हैं सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली में कई क्षेत्र नक्सल समस्या से भी प्रभावित हैं। ये पता होना चाहिए। ये 2 एरिया कौन से हैं, ये कहने का मतलब ये पर्वत पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर टोटल 8 इमिग्रेशन चेक पोस्ट अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा एक चीज हम ये देख लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो एनआरआई दिवस है वो पहली बार मनाया गया था आगरा में, किस शहर में, आगरा शहर में, एनआरआई आगरा। और 4 से 5 जनवरी 2016 को पहला दिवस आयोजित किया गया था, कहाँ पे, एनआरआई दिवस आगरा में। इसके अलावा ये देख ले, कालांतर में जो पेंशन अनुदान अनुसंधान दिया जाता है वो कब से चालू है, उत्तर प्रदेश में 1975 से।